जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो रहा है और उस बहुत कुछ के अंदर से कुछ चीज़ें निकाल के आपके सामने हम शेयर करेंगे। एक तो इंडिया को दो बड़े झटके लगे हैं और ऐसे खौफनाक झटके लगे हैं कि अब उसको समझ नहीं आ रही नरेंद्र मोदी को कि मामलात को वो सेटल कैसे करेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर से इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं और साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनके ऊपर एक बम गिरा दिया। तो दो बड़े झटके इंडिया को आज लगे हैं। कौन कौन से लगे हैं ये आपको इसी व्लॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और आज हमाद अज़हर साहब की तरफ से भी एक ख़बर आई है कि अब वो अदालत के सामने पेश होंगे। अगर वो अदालत के सामने पेश होंगे तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये भी पूरी डिटेल के साथ आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बड़ी दिलचस्प है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के वकील आज पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से उन्हें बड़ा नुकसान हो गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान हुआ और इमरान खान साहब के वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों नहीं गए, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी डिटेल के साथ हम बताएंगे। और क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने लगा है, एक बड़ी खबर है जो पूरी डिटेल के साथ आपको इसी व्लॉग में बताई जाएगी। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और याद रखें कि अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले इसराइल की खबर की तरफ आते हैं। आज भी एक खबर गर्दिश कर रही है कि शायद पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करना चाहता है और मामलात कहीं ना कहीं तय किए जा रहे हैं, जो मेरा ख्याल है सरासर खबर गलत है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम करने की गलती नहीं करेगा। और उसकी बुनियादी वजूहात हैं। बुनियादी वजह एक तो ये है कि पाकिस्तान इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि जो इसराइल है वो को बहुत बड़ी अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सेल नहीं हो सकेगी। आवाम उससे बहुत ज़्यादा बुरा मनाती है और इतना बुरा मनाती है कि आवाम को फिर सेटिस्फाइड करना गवर्नमेंट के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट या कौमी सतह के ऊपर जो मुल्क है कभी भी ये गलती नहीं करेगा। और उससे गलती ना करने की वजह मैंने आपको बता दी। हाल बता, पाकिस्तान का एक बहुत पुराना ख्वाब है। वो ख्वाब ये है कि जो इसराइल है उसके जो उसकी फ़हरिस्त है, पाकिस्तान उसमें दुश्मन के फ़हरिस्त में शामिल है। तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये दुश्मन की फ़हरिस्त में रहे। तो पाकिस्तान अपने आप को एक न्यूट्रल मुल्क साबित करना चाहता है और उसके लिए बहुत एफ़र्ट पाकिस्तान के हर लेवल पे की जा रही है। बल्कि इमरान खान साहब के दौर में तो मस्कत के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए थे जब पाकिस्तान ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात करने शुरू किए। तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि पाकिस्तान ये चाहता था कि इसराइल जो है उसकी जो नेगेटिव लिस्ट है उससे पाकिस्तान किसी तरह निकल जाए और पाकिस्तान एक न्यूट्रल मुल्क के तौर पे इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करे। तो ये उसकी बुनियादी वजह थी। पाकिस्तान आज भी ये कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम करने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि इस गलती की फिर सज़ा जो है वो कोई भी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए आज भी इसहाक डार साहब ने कहा है कि हम बिल्कुल इसराइल को तस्लीम नहीं करते, हमारा मौक़िफ़ वही है जो फ़लस्तीन का मौक़िफ़ है। अलबत्ता अरब अगर तस्लीम करते हैं तो फिर मामलात को देखा जाएगा, अभी सरदस्त नहीं। हाल बता अरब जो हैं वो ज़ाहिर बड़ी तेज़ी से इसराइल को तस्लीम करते चले जा रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब तक पूरे अरब कंट्रीज़ तस्लीम नहीं करते और OIC एक मुत्तफ़िका फ़ैसला नहीं करती, उस वक्त तक पाकिस्तान को इस टाइप का इनिशिएटिव नहीं लेगा। लेकिन हर दौर में, इवन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में भी इसराइल के साथ पाकिस्तान अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। बल्कि आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में जो अफ़गानिस्तान जंग थी उसमें पाकिस्तान ने इसराइल का असला इस्तेमाल किया था और इसराइल से बाकायदा असला ख़रीदा गया था। और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होता हुआ, जैसे कि मिस्र के कुछ इलाके हैं वहाँ से होता हुआ, उर्दन से होता हुआ पाकिस्तान आता था। उस वक्त भी पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, लेकिन इस नोयत के नहीं थे कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। तो आज इसहाक डार साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उस प्रोपेगेंडा का मकसद ये है कि गवर्नमेंट को और स्टेट को बदनाम किया जाए। इसके अलावा इसके पीछे कोई और चीज़ नहीं है। अलबत्ता इमरान खान साहब के दौर में कोई ना कोई इनिशिएटिव लिया गया था और जनरल फैज़ हमीद साहब ने इनिशिएटिव लिया था उन्हीं के कहने पर। बल्कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो बाकायदा मस्कत जाके मिलते भी रहे हैं और मोसाद के कुछ चीफ से, उनके जो लोग थे उनके साथ इनकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड थी मुलाकातें, ये कोई क्लैरिटी इसके अंदर नहीं है। अब हम आते हैं इमरान खान साहब के इशू पे। तो हमाद अज़हर साहब ने आज सलमान अकबर राजा साहब के साथ खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैं अदालत के सामने पेश होना चाहता हूँ और साथ सलमान अकबर राजा साहब ने कहा है कि ये पेशावर हाई कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। जब वो पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे तो उसके बाद वहाँ से राहदारी ज़मानत मिलेगी और राहदारी ज़मानत के बाद फिर वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे या अदालतों के अपने आप को सुपुर्द कर देंगे। तो हमाद अज़हर साहब अनकरीब आप देखेंगे कि अदालतों के सामने पेश होंगे, पुलिस भी गिरफ्तारी डालेगी और उसके बाद कोट लखपत जेल न ले जाने के लिए हमाद अज़हर साहब तैयार बैठे हैं।
लेकिन अब सवाल फिर वही है कि क्या हमाद साहब पार्टी के साथ चल सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि पार्टी के साथ ये चल सकेंगे या पार्टी इनके साथ मुतमईन होगी, क्योंकि इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि ये दूसरे फरीक के साथ मिल गए हुए हैं, वरना इतने ज़्यादा जुराइम और इतने ज़्यादा पर्चे होने के बावजूद ये अब तक गिरफ़्तार क्यों नहीं हुए? जब ये गिरफ़्तार नहीं हुए तो इसकी वजह ये है कि हमाद साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल चुके हैं। तो इमरान खान साहब मुतमईन नहीं है, पार्टी के दूसरे लोग मुतमईन नहीं हैं। अलबत्ता सलमान अकबर राजा साहब जो हैं वो क्योंकि लाहौरी हैं और उनका मियां आज़म साहब के साथ भी पुराना ताल्लुक़ था और हमाद साहब के साथ भी, इसलिए वो वहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ उन्होंने इंश्योरेंस भी हमाद साहब को दिलाई है। लेकिन हमाद साहब की जो गुड्डी है वो कट चुकी है। मुझे लगता है कि ज़्यादा अरसा ये मामला आगे बढ़ सकेगा। तो हमाद साहब जो हैं एक बुरी खबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बुरी खबर किसी वक्त भी आ जाएगी। और इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस था इमरान खान साहब का। सलमान सफदर साहब जो उनके वकील हैं उन्होंने पेश होना था, लेकिन वो मुल्क से बाहर हैं और उनकी जगह सलमान अकबर राजा साहब गए तो उन्होंने जाके बताया कि वकील साहब नहीं हैं। तो फिर 30 सेकंड के अंदर अंदर 12 अगस्त को अगली तारीख पड़ गई, जिस पर लीमा खान साहब वो बड़ी नाराज़ है। उनका ये कहना है कि जानबूझ के आज का दिन दिया गया था ताकि सलमान सफदर साहब मुल्क में नहीं होंगे। जब वो मुल्क में नहीं होंगे तो फिर ज़ाहिर है पार्टी जो है वो डिफेंड नहीं कर सकेगी या केस इमरान खान साहब का नहीं लड़ा जा सकेगा। तो इस वजह से भी ये सारा मामला जो है उसको इल्तवा में डाला गया और जो ही हमारे वकील वहाँ पे पेश हुए हैं तो 12 तारीख डाल दी गई और 30 सेकंड सुना गया, जो इमरान खान साहब जैसे इंटरनेशनल जो शहरी हैं, जो बड़ी शख्सियत हैं, उसके साथ बड़ी ज़्यादती है। लेकिन अब सवाल ये है कि सलमान सफदर साहब जो हैं उनसे भी उनकी पार्टी मुतमईन नहीं है। लोगों का ख्याल ये है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने हमसे लिया है। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि 26 करोड़ तक ये अब तक फ़ीस में ये पार्टी से ले चुके हैं और ये पैसे जो हैं गंडापुर साहब दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि सलमान सफदर साहब ज़ाहिर है आपकी पार्टी के रुकन नहीं है, वो आपके कोई लीडर नहीं है, आपके एमएनए नहीं है, आपके सेनेटर नहीं है, वो तो एक वकील हैं। और एक जनरल वकील जो होता है वो इसी तरह करता है, उससे फ़ीस चार्ज करनी होती है और वो फ़ीस और वो जो वकील है वो भी इतना तगड़ा वकील हो, ज़्यादा फ़ीस लेने वाला वकील हो तो वो तो अपनी फ़ीस चार्ज करेगा, जो ज़ाहिर सलमान सफदर साहब चार्ज कर रहे हैं। तो लेकिन पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं। वो कहते हैं जी कि ये फेयर नहीं है, ये फ़ीस बहुत ज़्यादा लेते हैं और इमरान खान साहब को इन्होंने आज तक कोई ख़ास फेवर लेके नहीं दिए अदालतों से और केस ये हार जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो वाकई जानबूझ के केस हारते हैं या फिर ज़ाहिर है केस के अंदर जान नहीं है। ये तो हर अल्लाह बेहतर जानता है, ये अदालत और जजेस बेहतर जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सलमान सफदर साहब जो हैं वो आने वाले दिनों में वो भी हॉट वाटर में होंगे और हो सकता है इमरान खान साहब या उनकी पार्टी इनसे भी जान छुड़ाने की कोशिश करे, क्योंकि जो हमशीराएँ इमरान खान साहब की वो बहुत ज़्यादा खुश इनसे नहीं हैं। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि इस केस में भी इमरान खान साहब को ख़ास रिलीफ नहीं मिल सकेगा। तो हमाद अज़हर साहब की कैजुअलिटी होने वाली है। सलमान सफदर साहब जो हैं वो भी मुझे लगता है कि कैजुअलिटी का शिकार हो जाएंगे इस सारे मामले में। तो अब हम आते हैं उस बम की तरफ जो इस वक्त इंडिया के ऊपर मसलसल फट रहा है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो डॉक्टर पन्नू हैं, जो गुरु पन्नू हैं, पतवंत सिंह पन्नू हैं और ये खालिस्तान मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर हैं। अमेरिका के अंदर भी बहुत अरसा रहे हैं ये और बरतानिया के अंदर भी रहते रहे हैं। तो उनको डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त लिख दिया और ख़त लिख के उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि जी आपने जो अमेरिकन शहरियों के लिए जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा ज़बरदस्त है और हम उसे अप्रिशिएट करते हैं और आपको मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। अब जो खालिस्तान की मूवमेंट है उसको इंडिया तस्लीम नहीं करता। ज़ाहिर है इंडिया तो इन सब के ख़िलाफ़ है और उसे दहशतगर्द करार दिया हुआ है और इन सब के ख़िलाफ़ मूवमेंट भी चल रही है और इन सब के ख़िलाफ़ केसेस भी हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे पाकिस्तान के अंदर BLA है, तो खालिस्तान की मूवमेंट जो है वो इंडिया में एक BLA की हैसियत रखती है। तो उसके एक लीडर को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ख़त लिख देना, ख़त का आ जाना, ये बड़ी अलार्मिंग है सूरत हाल इंडिया के लिए और स्पेशली जो नरेंद्र मोदी है उनके लिए। तो अब इंडिया मीडिया बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात पे कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करता चला जा रहा है, बल्कि वो पाकिस्तान को बहुत अपने करीब खड़ा कर दिया उसने। जबकि इंडिया जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, जो इतनी बड़ी इकॉनमी है, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल फासले पर रख दिया और जूते की नोक पे रखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी इंडिया में इस वक्त इस ख़त की बुनियाद पे भी है, एक सनसनी फैली हुई है और मेरा ख्याल ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने साथ राज़ी कर लिया है और अमेरिका को भी अपने एंड पे, अपने साइड पे खड़ा कर लिया है और रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान की फेवर में कुछ ना कुछ बयान आ जाता है और इंडिया के ख़िलाफ़ कोई ना कोई बयान आ जाता है जिसका ज़ाहिर है नुकसान हो रहा है इस वक्त इंडिया को। और दूसरा बम जो है वो लोकसभा के एक मेंबर हैं अमरिंदर सिंह राजा, उन्होंने फोड़ दिया। उन्होंने कहा जी कि जो पंजाब का एक इलाका बसियाना, वहाँ पे जो एयर बेस है उसके ऊपर राफेल तैयारा गिरा था और हमने खुद उसका मलबा देखा था, BS-001 उसके ऊपर लिखा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि राफेल तैयारा बाकायदा गिरा है
और हमने देखा। तो ये डिबेट जब लोकसभा के अंदर शुरू हुई तो उससे बहुत ज़्यादा सनसनी फैली इंडिया के अंदर, और इस वक्त मीडिया उसको प्ले अप कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया ने भी उसको उठाया हुआ है। तो ये मेरा ख्याल ये है कि नरेंद्र मोदी के लिए एक और बुरी खबर है कि लोकसभा के अंदर अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। इससे पहले राहुल गांधी वो क्लेम कर रहे थे, फिर एयरफोर्स के अपने ऑफिसर्स ने तस्लीम किया, फिर नेवी के एक ऑफिसर ने तस्लीम किया, फिर जो इनके एक जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने तस्लीम किया, सिंगापुर के अंदर तस्लीम किया गया, बहुत सारी जगहों पे बात की गई। इवन जयशंकर के पास भी कोई जवाब नहीं था। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये तस्लीम किया कि 5 सितारे इस जंग के अंदर गिरे हैं और वो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने गिराए हैं। फिर राफेल तैयारे की बनाने वाली कंपनी ने तस्लीम किया कि जी जो राफेल तैयारा है वो बाकायदा गिरा है, बल्कि ये कहा गया था 1 से ज़्यादा गिरा है। तो जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि 7 तैयारे गिरे, उनमें से 5 जो ऑलमोस्ट वेरीफाई हो गए हैं। बल्कि इसके साथ साथ जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं, जो इंडियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इसको तस्लीम कर रहे हैं। बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल छपे हैं, हिंदू अखबार के अंदर आर्टिकल छपे हैं, उनके जो बहुत सारे इंटेलिजेंट प्रोफेसर्स हैं वो सब तस्लीम कर रहे हैं। एक्स जो आर्मी मैन हैं, जो उनके जनरल्स हैं, जो उनके एयरफोर्स के पुराने ऑफिसर हैं रिटायर, वो तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की। फिर इसके साथ साथ यूरोप के अंदर लोग तस्लीम कर रहे हैं, यूरोपियन मीडिया इसको तस्लीम कर रहा है, अमेरिकन मीडिया इसको तस्लीम कर रहा है। सिर्फ नरेंद्र मोदी वाहिद या उनकी गवर्नमेंट के लोग हैं जो रह गए हैं जो इसको तस्लीम नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि जी ये फ़ॉल्स क्लेम है, जबकि ये एक ट्रू क्लेम है जिसको पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है, बल्कि जो तैयारे बनाने वाली कंपनी है वो इसको तस्लीम कर चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि ये मोदी के लिए एक डूब मरने का मुकाम है कि अब इंडिया के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं और वो आवाज़ें ये कह रही हैं कि पाकिस्तान जीता था, हम हारे थे, और पाकिस्तान ने कमाल तरीके से हमारे वो तैयारे गिरा दिए हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि आज तक इन्हें गिराया नहीं जा सका, और उसके लिए भी वो तैयारे इस्तेमाल किए गए हैं जो आज से पहले किसी जंग में टेस्ट ही नहीं थे। तो मेरा ख्याल ये पाकिस्तान का बड़ा क्रेडिट है, और इस क्रेडिट को अगर नरेंद्र मोदी ना भी दे तब भी पूरी दुनिया ये क्रेडिट दे रही है। तो आज के दिन इंडिया को ये भी बड़ा नुकसान हुआ कि उनका अपना एक बंदा, अपना एमएलए जो है वो लोकसभा के अंदर खड़ा होकर पूरी दुनिया के सामने ये कह रहा है कि मैंने खुद मलबा देखा था और ये पंजाब के अंदर गिरा था और ये नुकसान हुआ है इंडिया का। तो ये मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ये बयान जो है ये भी गले पड़ेगा मोदी साहब के। अब मेरा ख्याल है मोदी को चाहिए कि वो इस सारी हक़ाइक़ को तस्लीम करके पूरी दुनिया के सामने रखे और ये कहे कि जी मैं मानने पे मजबूर हूँ कि वाकई पाकिस्तान ने कोई कमाल इस जंग के दरमियान किया था, जो बाज़ार पाकिस्तान का क्रेडिट है, और इस क्रेडिट को छीनना इतना आसान काम नहीं होगा। बहरहाल अब देखते हैं कि मोदी साहब का क्या मौक़िफ़ इसके ऊपर आता है, और जो जयशंकर है वो क्या रिस्पांस करते हैं, या फिर जो इंडियन जो मीडिया है वो इसको क्या कहता है। लेकिन ज़ाहिर है एक शिकस्त तो इंडिया को हुई है, और आज तक इंडिया इस ज़ख़म को भूल नहीं पा रहा। कोशिश गवर्नमेंट ये कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इसके ऊपर मट्टी डाली जा सके, लेकिन अब मट्टी डालना इतना आसान काम नहीं है। अब ज़ाहिर है जो कल ख़बर आपने मुलाहिज़ा की कि जो वहाँ पे पाकिस्तानी कैद हैं मुख्तलिफ जेलों में, उन सबको निकाल के इनकाउंटर किए जा रहे हैं, और इनकाउंटर्स के ज़रिए साबित किया जा रहा है कि जी पाकिस्तानी दहशतगर्द इंडिया के अंदर मौजूद है और हमने उनको पकड़ के मारना शुरू कर दिया है। लेकिन ये ड्रामा भी ज़्यादा अरसा चल नहीं सकेगा। इंडिया बुरी तरह फंस चुका है, और उसके अंदर जो नरेंद्र मोदी है ये बेसिकली उसका तकब्बर है, और उस तकब्बर ने उसको मुकम्मल तौर पर जलील कर दिया हर जगह पे, हर सेक्टर पे, और ये अब आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया को इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान की जो फतह है उसको बहरहाल इंडिया को नरेंद्र मोदी को तस्लीम करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं पाकिस्तान की एक डोमेस्टिक सूरत की तरफ भी, और वो सूरत जो वो गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि मामलात को सेटल कर सके, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की इमेज को बेहतर बनाया जा सके, इमरान खान का जो गंद है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब का जो फ़िलासफ़ी है, जो उनकी सोच है, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। तो आज या कल इमरान खान साहब की तरफ से एक और क्लेम आ रहा है सामने। जब ये क्लेम आएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि इमरान खान साहब की सोच के अंदर क्या तब्दीली आई है, और इमरान खान साहब आने वाले दिनों में करना क्या चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब बहरहाल मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं जी मैंने जंग लड़नी है। अब ये जंग बगैर सिपाही के, बगैर फ़ौज के इमरान खान साहब की तरफ से लड़ी जाएगी। अब समझ नहीं आ रही इमरान खान साहब को भी कि क्या किया जाएगा। यहाँ पे गंडापुर साहब ने आज एक बयान दिया है, और गंडापुर साहब का बयान जो है ना वो भी बड़ा अलार्मिंग है। वो ज़ाहिर अदालत में पेश हुए थे आज, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जिसके अंदर हिम्मत है वो मेरी गवर्नमेंट गिरा के दिखाए।
और 5 अगस्त को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किया जाएगा। गंडापुर साहब जो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो मेरी गवर्नमेंट गिरा के दिखाओ। मेरा ख्याल है गंडापुर साहब की ख्वाहिश है कि उनकी गवर्नमेंट गिराई जाए और गिरा के फिर इनको शहीद किया जाए ताकि ये सियासी तौर पे शहीद हो जाएं और हर जगह पे ये डंडोरा पीटते जाएं कि देखें जी हमारी बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट थी और उस स्टेबल गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। और ये उस वक्त क्लेम कर रहे हैं जिस वक्त इस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है कि 350 अरब रुपए की करप्शन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुई और आज बाकायदा रिपोर्ट आई कि 350 अरब रुपए 350 अरब रुपए आप मुलाजा करें कि उसकी करप्शन जो है वो हो रही है, कहाँ हो रही है, KP के अंदर। और ये मुख्तलिफ उनके केसेस निकल रहे हैं। अब ये केसेस आने वाले दिनों में जब फैलते चले जाएंगे और उनकी वजाहत होती जाएगी तो आप दिन के हैरान ही रह जाएंगे कि किस तरह खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को लूटा गया और लूटने वाले लोग कौन कौन से थे और उनके नाम क्या थे और किस तरह उन्होंने सफाई के साथ खैबर पख्तूनख्वा की जेब काटी है। तो गंडापुर साहब जो हैं वो बार बार कह रहे हैं, पुकार रहे हैं कि आओ मेरी गवर्नमेंट गिराओ ताकि मैं सियासी तौर पे शहीद हो जाऊं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट कतई नहीं चाहते कि गंडापुर साहब की गवर्नमेंट करे, क्योंकि अगर गंडापुर साहब की गवर्नमेंट चलेगी तो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत नुकसान है, क्योंकि फिर इमरान खान साहब को ज़ाहिर है कोई सेंसिबल आदमी लेके आएंगे और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और रियासत को एक सेंसिबल चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा में सूट नहीं करता। अलबत्ता गंडापुर साहब जिस तरह अपनी पार्टी की जड़ें काट रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसका स्टेट को और इस्टेब्लिशमेंट को और साथ साथ वफाकी गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा है। तो जब एक बंदा फ़ायदा पहुंचा रहा है, अपनी पार्टी की जड़ें काट रहा है, उसकी जो बैड परफॉर्मेंस है उससे वफाकी गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, तो फिर क्यों कोई गवर्नमेंट गिराएगा। लेकिन गंडापुर साहब की ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट चली जाए ताकि इनके जो इश्यूज़ हैं वो कॉर्पोरेट के नीचे चले जाएँ और वह सियासी शहादत इख्तियार कर जाएँ, जो मुझे सरदस्त मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता पार्टी के अंदर जो दरारें हैं वो खुल के सामने आ रही हैं, तो आने वाले दिनों में इन दरारों के अंदर इजाफा भी होगा और शायद आज या कल किसी वक्त एक फ़ैसला आए और उस फैसले के बाद जो पार्टी है वो मज़ीद अपनी बुनियादों से हट जाए, हिल के रह जाए। तो मैं इस वक्त वेनस के अंदर हूँ और मेरे दाएँ बाएँ इस वक्त गंडोलास चल रहे हैं और यहाँ पे जो वाटर बसेस हैं वो चल रही हैं, वाटर टैक्सीज़ चल रही हैं। मैं एक हिस्सा आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि एक ऐसी जगह पे हों जहाँ पे सिग्नल नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये व्लॉग आप तक पहुँच जाए। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये पहुँचता नहीं पहुँचता, तो मुझे इजाज़त दें और साथ आप वेनस के कुछ जो झलकियाँ वो भी मुलाहिज़ा करें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।